हेलो फ्रेंड्स, KRS सक्सेस शॉर्ट में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले यूपी टीईटी 2013 का पेपर सॉल्व कराया था आपको, जो कि मैथ सेक्शन था प्राइमरी लेवल का, जिसका एग्ज़ामिनेशन 27 जून 2013 को हुआ था। मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, फिर सेकेंड राउंड में भी 15 क्वेश्चन कराए थे। तो मे बी मुझे किसी बच्चे ने बताया है कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो 15 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे इसके, जो कि मैंने चेक किया है अभी, तो वो अपलोड हुआ है। लेकिन जो 12 के 15 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाए। तो वो जो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो उसे मैं देख लेती हूँ एक बार। क्योंकि क्वेश्चन मैंने करा दिया था तो मेरी कॉपी में सॉल्व दिख रहा है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चंस को वापस से समझा दूंगी वैसे ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? देखिए, कोई लड़की है काजोल, उसने जो है 1 घंटे में किताब है, कोई किताब है, वो पूरी है, ठीक है, एक किताब है, तो एक किताब का उसने 1/3 भाग जो है वो क्या किया है, पढ़ लिया है 1 घंटे में। 1 घंटे में पढ़ा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 1 घंटे में पढ़ा है। तो 1 घंटे में पढ़ने का मतलब हुआ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो पढ़ती है 1/3 भाग, ठीक है। 60 मिनट में पढ़ती है 1/3 भाग। तो जब 60 मिनट में 1/3 भाग पढ़ती है तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी? 1 मिनट में पढ़ेगी क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं इसका, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले से डिवाइड कर देते हैं। नीचे तरीका देखिए, 60 मिनट में पढ़ती है 1/3 भाग, तो 1 मिनट में पढ़ेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इससे डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा 1/180 भाग। मतलब कि वो 1 मिनट में पढ़ रही है उस किताब का 1/180 भाग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपसे कह रहा है वह किताब को 2 सही 1/5 मतलब कि 2 होल 1/5 घंटे में पढ़ती है। वो किताब को कितना दूर पढ़ती है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने यहाँ करा है 2 होल 1/5 को, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1, इसको प्लस करते हैं, तो ये हो गया 11/5। ये घंटा है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। 11/5 घंटा, इसको अगर हम मिनट में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसमें अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ गया 132 मिनट, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में वो किताब का 1/180 भाग पढ़ती है, तो 132 मिनट में कितना पढ़ेगी? सेम चीज़ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 11/15 भाग, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये देखिए ये 11/15 भाग जो आया है, ये क्या है कि इतने मिनट में कितना पढ़ती है, ये कितना भाग पढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। अगर वो ये पूछता कि इतने देर में वो कितना भाग पढ़ती है, तब तो ये आपका आंसर होता। लेकिन ये कह रहा है कि इतना किताब पढ़ने के बाद से कितना शेष बचता है। तो भाई जब इतना भाग पढ़ लिया है और किताब कितनी है, एक पूरी, तो 1 में से इस भाग को अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 4/15 भाग, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है उसका रेशियो नहीं होगा। तो देखिए प्राकृत संख्या है, तो आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप सपोज कर लो कि अगर 2 प्राकृत संख्या हैं तो उसे हम मान लेंगे x और y। माना 2 प्राकृत संख्या x और y है, ठीक है। चूँकि रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो में दिया हुआ है, तो आपको इसको देखिए, आपको इसको जब भी सॉल्व करना है तो इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा ऑप्शन के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि आप इसको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करो, ठीक है।
चूँकि मुझे तो पता है कि इसका आंसर ये है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे जो है इसका इस अनुपात में अगर हम इसको लें तो इसका योग 48 नहीं होगा। कैसे होगा ये देखते हैं, आइए। माना हमने ऑप्शन नंबर डी ले लिया, ठीक है, तो दो प्राकृत संख्या क्या क्या है, x और y है, मतलब कि 2x और 5y। भाई यही तो हुआ, इसका रेशियो लेंगे तो x, इसका लेंगे तो y। इन दोनों का योग कितना दिया है, 48 दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए 2k + 5k = 48। k एक कांस्टेंट है क्योंकि रेशियो में है तो मैंने कांस्टेंट यूज़ करा है। ये हो गया 7k = 48, k की वैल्यू आई 48/7। ये देखिए पूर्णांक नहीं है, अगर ये कट जाता तो ये पूर्णांक होता, पूर्णांक नहीं है मतलब कि ये कभी भी रेशियो हो ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिएगा कि अगर आप बाकी 3 लेंगे तो एक पूर्णांक आंसर आएगा। मैंने एक और लेकर के दिखाया है यहाँ बगल में। अगर हम 3 और 5 लेते हैं तो क्या हो गया, 3k और 5k हुआ ना। अगर दो प्राकृत संख्या है, ठीक है, मान लीजिए x y, तो एक x हो गया 3k और y हो गया 5k, सेम चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है योग 48 है। अब देखिए 8k = 48, k = 6। 6 क्या है, एक पूर्णांक है, तो मतलब ये भी आंसर क्या होगा, इसका रेशियो होगा। और आपसे पूछा गया है कि रेशियो क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक है। अगर n एक विषम पूर्णांक है, देखिए विषम नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, जो 2 से भाज्य ना हो। आप क्या कह रहे हैं, n के विषम पूर्णांक होने पे, तो सीधे देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। n का विषम पूर्णांक जैसे n = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं, 11, 13, 15, जो भी संख्याएं, ठीक है ना, विषम स्थान पे आए या 2 से डिवाइड ना होती हों, ठीक है, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। कैसे करना है, आपसे पूछ रहा है कि एक सम पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं, मैंने ये लिया है यहाँ पे 3n² + 5। आपको बस वैल्यू पुट करके देखना है इसमें, ठीक है, आपको वैल्यू पुट करके देखना है कि जितनी बार आप वैल्यू पुट करें आंसर में क्या आए, एक सम पूर्णांक आए, मतलब कि ऐसा नंबर आए जो 2 से डिवाइड होता हो पूरी तरह, ठीक है। तो अगर हम ये लेते हैं तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप वैल्यू रखती जाइए। एक बार 1 रखिए, 8 आया, एक बार 3 रखा, 32 आया, एक बार 5 रखा, 80 आया। ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, मतलब कि आपका आंसर हो गया सी। बट अगर आप यही 3n - 8 लेते हो, तो अगर आप n = 1 रखते हो यहाँ, तो n की वैल्यू 1 रखा, तो क्या हो गया, 3 - 8 = -5, जो कि 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कराया है और मैं लगातार बता रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एज इट इज़ नहीं रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं, बट जो क्वेश्चन का मेथड है वो आप तो सेम ही यूज़ करोगे ना। अब देखिए ये है, अंकों का क्रम पलट जाता है। पलट जाता है इसका मतलब क्या हुआ, पलटने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको जो दहाई का अंक होता है, जैसे 10x + y, इस तरह से आपको क्वेश्चन का नंबर मानना है, ठीक है। जब भी दिया हो कि अंकों का क्रम पलट जाता है तो उस क्रम में आपको हमेशा जो अंक है वो 10x + y ही लेना है, ठीक है। मानते हैं हम दहाई का अंक x है और इकाई का y है, ठीक है। इकाई दहाई तो पता है ना, जैसे 1, 10, 100, 1000 करते हैं, वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसी को हिंदी में कहते हैं। अगर दहाई का अंक x माना है, इकाई का y माना है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y। एक काम ख़त्म हुआ, ठीक है। चूँकि आपने x और y संख्याएं ली हुई हैं और आपको ये भी दे रखा है कि दो अंकों का देखिए योग दे रखा है 9, मतलब कि क्या हुआ, x + y की वैल्यू 9 दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट आपसे कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है 10x + y, अगर इसमें हम 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम पलट जाता है। देखिए ये है 10x + y, अगर इसमें हम 27 को ऐड करें तो जो ये क्रम है ना वो पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे 10x + y है तो ये पलट के हो जाएगा 10y + x, पहले x के साथ 10 है फिर y के साथ 10 हो जाएगा, मतलब कि 10y + x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आएगा x - y = -3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 6 आएगी। अब इस वैल्यू को आप इस संख्या में पुट करेंगे। 10x + y में x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह आप 6 रखेंगे तो आपको मिल जाएगी संख्या 36, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, वो संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफिकेशन है, बस इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे माना संख्या x है, ठीक है। अब कह रहा है क्या संख्या में से 1/2 घटाया जाता है तो घटा दीजिए। x संख्या है, इसमें से 1/2 घटाया, इसके बाद से 1/2 से गुणा किया, उसके बाद से जो संख्या आई वो 1/8 है, ख़त्म। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। ये ऊपर गया 2/8 हुआ, कट गया 1/4 हुआ। x - 1/2 = 1/4। ये माइनस के साथ है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व कर दिया 3/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए मैंने पहले भी आपको समपूरक बताया है, कोटि पूरक भी बताया है। कोटि पूरक 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोण x है, ठीक है, और अपने कोटि पूरक के बराबर है तो कोटि पूरक कोण क्या है वो भी x है, ठीक है। मानते हैं कोण x है तथा कोटि पूरक कोण x है। कह रहा है कि जो कोण है वो अपने कोटि पूरक के बराबर है, मतलब कि दोनों का जो एडिशन है वो 90 डिग्री है। तो ये 2x = 90 डिग्री, तो x = क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। संपूरक होता तो 180 डिग्री होता। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, अपने आप देखिए सॉल्यूशन निकलता जाएगा। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु गिवन है। देखिए जब भी औसत आयु दिया होता है तो हमें आयु का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, औसत आयु में नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि जितने सदस्य हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 सदस्यों की आयु का योग क्या हो गया 20 × 5 मतलब 100 वर्ष। ये आयु का योग है और ये औसत था, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य तो 10 वर्ष का है, मतलब कि उसे पैदा हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो छोटा सदस्य जब पैदा हुआ होगा तब परिवार की आयु का योग क्या हुआ होगा भाई 10 वर्ष वो पहले पैदा हुआ, क्योंकि वो 10 वर्ष का है मतलब कि उसकी उम्र 10 साल हो चुकी है, अभी वो 10 साल पहले पैदा हुआ होगा। और परिवार की आयु का योग कितना है 100 वर्ष है। तो इस 100 में से अगर हम ये परिवार के छोटे सदस्य की आयु क्या है 10 वर्ष है, ठीक है। परिवार में सदस्य कितने हैं 5 हैं, है ना। तो 5 × 10 कर दें और इसको माइनस कर दें तो ये हमें छोटे सदस्य के पैदा होने पर परिवार की कुल आयु मालूम चल जाएगी। छोटे सदस्य के पैदा होने पर जब वो बच्चा पैदा हुआ उस समय परिवार की आयु का क्या था, तो ये हो गया 50, ठीक है। ये तो योग था, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है औसत आयु पूछ रहा है, मतलब कि एवरेज। तो जितने सदस्य हैं उतने से हम डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगी औसत आयु। तो डिवाइड कर दीजिए 50, सदस्य कितने हैं 5, यहाँ लिखा हुआ है 5 सदस्य, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 10 वर्ष।
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि दिशा हम कैसे दिखाते हैं। ठोस दिखा लेंगे, जैसे एक्सिस दिखाते हैं हम, अक्ष। ये देखिए मैंने बताया है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई, ठीक है। हमेशा देखिए ये जो होता है आपका, ये हमेशा ही सेम रहेगा, कभी भी कुछ अलग नहीं होगा। ये आपका ईस्ट होता है, पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है, सामने की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो स्थान होता है ये होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट और इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है। माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमा दिया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा हो जाए। दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण और पूर्व के बीच में। कह रहा है कि इसको ऐसे घुमाना है, इसको इस तरह से घुमा दिया जाए कि जहाँ पर दक्षिण पूर्व है वहाँ पर क्या हो जाए, उत्तर दिशा आ जाए। मतलब कि ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ आ जाए, ठीक है। तब पश्चिम दिशा किधर हो जाएगी। तो देखिए कितना एंगल सरक रहा है, ये तो 90 है, ठीक है, ये भी 90 है और ये एकदम इसके बीच में है। तो ये 90 और ये 45, इन दोनों का आधा क्या हुआ, 45, कितना हो गया, 135। मतलब कि 135 डिग्री घूम रहा है, तब जाके नॉर्थ यहाँ आ रहा है, मतलब कि उत्तर दिशा यहाँ आ रही है, ठीक है। 135 डिग्री घूमने पर उत्तर दिशा यहाँ पे आ रही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। मतलब कि पश्चिम भी 135 घूमेगा। पश्चिम कहाँ है, देखिए पश्चिम ये है, पश्चिम के लिए ये 90 हुआ, ठीक है, और 45 और चाहिए, मतलब कि इसके और इसके बीच का आधा, ये क्या है, उत्तर पूर्व। ये 90 और ये 45, 135 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राधिका ने, देखिए क्या लिखा है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीद ली है। अगले वर्ष इसकी कीमत 10 वर्ष गिर गई और पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई है। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। मतलब कि कार जितने में खरीदी है वो क्या है, उस कार का क्रय मूल्य है। मतलब हमने कार खरीद ली, चलिए 2,50,000 में कार खरीद ली हमने, क्या रहा है, उसकी कीमत 10% गिर गई। देखिए जो गिरने का प्रोसेस जो होता है ये हमेशा देखिए परसेंटेज में होता है, ठीक है, परसेंट हमेशा 100 में होता है। तो देखिए सिंपल तरीका करने का है कि 10% कम हुई तो 100 में से 10 घटा दीजिए, मतलब कि 90%, 90/100। नेक्स्ट, इसकी कीमत 12% और गिर गई। घटने का मतलब क्या हुआ कि 100 से घट रही है, 100 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा, 88, मतलब कि 88%। बस सॉल्व कर दीजिए, ये आया आपका 1,98,000। ये तो क्रय मूल्य हुआ इतनी दाम गिरने के बाद। अब आपसे पूछ रहा है कि इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत। तो घटने का प्रतिशत मतलब मूल्य में कमी कितनी, पहले कितना था 2,50,000, घटने के बाद कितना हुआ 1,98,000, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये मूल्य में कमी आएगी 52,000। पूछा क्या है, परसेंटेज लॉस पूछा है, परसेंटेज कमी। तो क्या होता है, जो मूल्य में कमी बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 20.8% है। ये SPCP का देखिए होता है फॉर्मूला। अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो देखिए यहाँ मैं बता दे रही हूँ, अगर परसेंटेज निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, तो ये होता है आपका प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो वो होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रेक्षणों में x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। देखिए माध्य मतलब क्या हो गया, एकदम बीच का नंबर जो होता है। माध्य दिया हुआ है 9 है, तो माध्य निकालते कैसे हैं, जितना भी नंबर दिया होता है हम उसको पहले ऐड करते हैं और फिर जितने नंबर होते हैं काउंटिंग में, अगर 10 नंबर थे, 12 थे, तो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले आइए इन लोग को जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ा और कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये निकला इसका माध्य 9, ये दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। अंतिम 3 मतलब लास्ट के 3 कौन से हैं, x+5, x+7, x+10। इन तीनों की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9, 11, 14। इनका माध्य पूछ रहा है, मतलब कि तीनों को जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 से डिवाइड करेंगे। तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 11 होल 1/3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 + √7 अपॉन 3 - 4 √7 इज इक्वल टू c + d √7, तो c + d का मान। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये परिमेयीकरण टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो ये वैल्यू होती है इसको सॉल्व करना होता है। और कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपने ये क्वेश्चन लिखा, आप जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है, जो ये हर होता है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये 3 माइनस है तो यहाँ पे 3 प्लस करके ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। जैसे 3 × 3 9, 3 × 4 √7 12 √7। इसका मल्टीप्लाई दोनों में होने के बाद से इसका मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं और फिर इसका करते हैं। तो ये देखिए, ये तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a - b a + b। सेम है ना, a - b a + b। इसको हम लिखते हैं a² - b², मतलब कि 3 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। ये 9 - 112। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आएगा सॉल्व करने के बाद से -37/103 -15 √7/103। ये बराबर किसके है, c + d √7। अब आपको कंपेयर करना है, c की वैल्यू क्या होगी, -37/103, और d की वैल्यू, अब चूँकि देखिए d की वैल्यू के साथ √7 लगा है, तो इसका कंपेयर हम उससे ही करेंगे जिसमें √7 हो। किसमें है, √7 इसमें है, तो d की वैल्यू -15/103। साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, साइन छूटने ना पाए। अब c और d का जब वैल्यू निकल गया तो दोनों को ऐड करने को बोल रहा है, ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 52/-103। ठीक है ना। देखिए ये माइनस है तो माइनस साइन साथ में लेके चलेंगे, -52/103, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो साइन का विशेष ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याएं हैं √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। देखिए इसको निकालते कैसे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए ना हम सबसे पहले पावर को इक्वल कर देते हैं, ताकि हमें से ये आराम से सॉल्व हो जाए। तो देखिए, ये देखिए 2 की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट का मतलब होता है 1/2। इसको हम लिखते कैसे हैं, पहले हम जितने भी आपके यहाँ देखिए पावर दिए हुए हैं, क्या क्या पावर है, 3 4 6 है ना, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 6 का एलसीएम क्या है, 12। ठीक है, अब जब आपने एलसीएम ले ही लिया है तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको सबका बेस जो है वो 12 के बराबर बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 1/2 है, मतलब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो नीचे 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6/12, बेस बराबर हो गया। अब
1/12 कर देंगे। अगर 2 के पावर हम 6 कर दें, देखिए 2 के पावर 6 कर दें तो बाहर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 2 के पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64। कैसे होती है, 2 का मल्टीप्लाई हमें 6 बार करना है, ठीक है, तो 64 हो जाएगा और ये 1/12। ऐसे ही हमें सारा बनाना है। 4 पे 1/3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए नीचे, 4 से करेंगे। 4 है, 4/12, अब 4 के पावर 4 हो जाएगा और बाहर 1/12 हो जाएगा। 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5, 6 पे पावर 1/12। ऐसे ही 5 का करेंगे, ऐसे ही 3 का करेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है। देख लीजिए 9, 1, 2, 5, 2, 5, 6, 64 सबसे छोटी संख्या है ये वाली, मतलब कि 3 की पावर 1/6, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो भाइयों की आयु का योग देखिए दिया है और अंतर दिया है, दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। देखिए मैंने क्वेश्चन में कुछ मुझे लग रहा है मिस्टेक है। यहाँ देखिए बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है, यहाँ पे आप करेक्शन करिएगा। ये बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है, ठीक है, 23 कर लीजिएगा उसे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है, छोटे भाई की उम्र आपको मानना पड़ेगा ऑप्शन से। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि बस योग और अंतर दिया हुआ है और बता रहा है कि वो ऋण संख्याएं हैं, लेकिन कुछ भी इसके बारे में दिया नहीं है, तो मानते हैं कि हम पहला अगर ऑप्शन ले लें, छोटे भाई की उम्र 8 वर्ष है। देखिए अभी बता रही हूँ, छोटे भाई की उम्र अगर 8 वर्ष है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, जो कि एक ऋण संख्या नहीं है। अंतर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, जो कि एक ऋण संख्या नहीं है, मतलब कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब लेके चलते हैं, मान लीजिए 18 वर्ष छोटे भाई की उम्र, तो 18 दोनों भाई की उम्र का योग क्या हो जाएगा, 18 धन 23, 41, ठीक है। उसके बाद से 23 माइनस 18, 5, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है, अगर उससे आपको क्वेश्चन मैच कर जा रहा है आराम से, तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन उससे मैच नहीं कर रहा है तब आप सोचेंगे कि उस पर हमें क्या टेक्निक लगानी है। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि आप जितनी बार भी क्वेश्चन करें, आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हमें ऑप्शन के साथ चलना है। और मैंने पहले भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन कराए हैं कि आप ऑप्शन लेके चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आप चाहिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है और डी है वो भी चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले ऑप्शन क्लिक करना है। जो भी आप ऑप्शन लेंगे आप वो ऑप्शन ले करके, ऑप्शन लेने के बाद से आपको दोनों का योग निकालना है। पहले दोनों का आप योग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद से आपको देखना है कि दोनों का अंतर क्या होगा। अंतर लेने के बाद से उसके बाद से आप देखेंगे कि वो ऋण संख्याएं हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो ऋण संख्याएं हैं तब तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन अगर ऋण संख्याएं नहीं हैं तो आपका क्या होगा, वो आंसर गलत होगा। तो देखिए अब आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन आप चेक करके देख लीजिएगा, ये आपका ऋण संख्याएं नहीं होगा। अगर आप बी से करते हैं, देखिए 12 वर्ष, तो 23 और 12 35 हो जाएगा, ये ऋण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पहले ही गलत हो गया है और मैंने ए बता ही दिया है गलत है, बी भी गलत हो गया है। और सी आपका क्या है, सी आपका ऋण संख्याएं हैं, ठीक है, 41 और 5, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई एनीवन, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, नॉट डिविजिबल बाई एनीवन सिर्फ वो किससे डिवाइड होगी, खुद से और 1 से।
29। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क दिया है 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इसमें जो है आप सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है ये बता भी रहा है कि ये 3 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, ये बता रहा है कि 3 से विभाज्य है। तो देखिए अगर जो संख्याएं दी हुई हैं जैसे 5 1 3 2 4 1 6, ठीक है, ये 3 से विभाज्य हैं, तो संख्या का जो योगफल होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। ये दिमाग में बैठाए रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है और दिया रहता है कि एक स्थान पे क्वेश्चन मार्क है, तो अगर ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसको अगर हम हर नंबर को ऐड करें तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। ये तो होना ही है। ऐड कर लीजिए सारे नंबर्स को और 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 22 + x/3। ठीक है, अब 22 + x/3 अब आपको क्या करना है, ऑप्शन रख के देखना है कि किसके स्थान पर क्या आएगा और किससे पूरी तरह ये विभाज्य हो जाएगा। x की जगह पहले 8 रखिए, 8 रखने पे क्या आएगा 30/3, 3 10 जा 30, ये पूरी तरह विभाज्य हो गया। मतलब कि आपका ये सही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप 6 रख के देख लो, 28/3 नहीं कट रहा है। 7 रख के देख लो, 29/3 नहीं कट रहा है। 9 रख के देख लो, 31/3 नहीं कट रहा है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है ये। दो प्राकृत संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है। देखिए एकदम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। इनका लॉसा दिया हुआ है एलसीएम, तो मौसा निकालना है। फॉर्मूला देख लीजिए। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा, ये है फॉर्मूला। दिया क्या है, संख्याएं दी हुई हैं 6 और 11 के अनुपात में, मतलब कि 6x और 11x। ठीक है, पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 11x है। लॉसा दिया हुआ है 462, निकालना क्या है मौसा, x मान लेते हैं। x = क्या हो जाएगा 6x। देखिए x तो पहले कैंसिल हो गया यहाँ से, अब क्या बचा 6x × 11 = 462। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 462 डिवाइड बाई 11 × 6, आंसर आएगा 7, जो कि है आपका आंसर नंबर डी। देखिए ये 15 क्वेश्चन मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।